240 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल। प्रतिकृत भाई का बंगाल इतने सारे तेल लेके बैठा हुआ था और किसी को दे नहीं रहा था। कैन यू इमेजिन दिस? आई होल्ड only somebody responsible, somebody has to be responsible for this, but at the end of it अगर आप देखें 240 million barrels of oil is not that much, right? It's not that heavy, but it is still something. एक दुनिया के अंदर जहां पर आज बूंद बूंद तेल के पीछे लोग भाग रहे हैं, 240 मिलियन बैरल का ऑयल प्रोजेक्ट रेडी था और उसको रोक दिया गया। नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बस सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी तो बेनिफिट वहां जाएगा, तो फिर भाई नहीं होना चाहिए। दिस इज द रियलिटी ऑफ व्हाट इज एक्चुअली बीइंग अनकवर्ड। छोटा सा एक शहर है जिसका नाम है अशोकनगर, जिसके अंदर एक ऑयल फील्ड के अंदर इतना तेल है और गैस भी है। आइए इसके बारे में बात करते हैं प्रतिकृत भाई से। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू। नमस्कार नमस्कार आदि भाई। नहीं देखिए, ये वाला जो चीज है ना, ये हम लोगों को पता था काफी टाइम से, इवन बिफोर 2026 इलेक्शन। 3-4 साल से लोगों को पता है कि अशोकनगर में कुछ डिस्कवरी हुई है। एक्चुअल डिस्कवरी 2018 में हुआ था। तो 240 मिलियन बैरल जो एस्टिमेट है वो ओएनजीसी का इनिशियल एस्टिमेट है। 240 मिलियन बैरल इज इक्विवेलेंट टू कम से कम इंडिया एक साल में जितना क्रूड इंपोर्ट करता है उसका वैल्यूएशन। एक साल में अगर इंडिया 240 मिलियन बैरल इंपोर्ट करता है तो उसका जो मार्केट वैल्यू होता है $175 बिलियन। तो $175 बिलियन का इक्विवेलेंट अगर आज के रूपी में करेंगे तो कम से कम 14-15 लाख करोड़। तो वेस्ट बंगाल में 14-15 लाख करोड़ की तेल के ऊपर बैठे हैं मिनिमम। और उसका कोई एक्सप्लोरेशन नहीं हो रहा था, उसका कोई कमर्शियल एक्सट्रैक्शन नहीं हो रहा था, क्योंकि जो पिछला सरकार था उसका एक पॉलिसी था, और ये सीपीएम के टाइम से ये पॉलिसी है कि भाई बहुत ज्यादा तरक्की मत करवाओ, बहुत ज्यादा डेवलपमेंट मत करवाओ, लोगों को थोड़ा गरीब रहने दो। ये सीपीएम का पॉलिसी था। सीपीएम के टाइम के ये मैं क्यों सीपीएम को बोल रहा हूं कि दे हैव टीएमसी इज ओनली अ क्रूडर वर्जन, एन आइडियोलॉजिकल लेस वर्जन ऑफ सीपीएम ओनली। सीपीएम के टाइम का एक नारा था, पता है? नारा नहीं, देयर वाज अ फ्रेज कि भाई ज्यादा सबको नौकरी दे दोगे, सबको तरक्की दे दोगे तो झंडा कौन पकड़ेगा। तो इसलिए आधे पेट भूखा रखो इन सबको। ये एक परसेप्शन था उस टाइम, ऑफिशियल नहीं था लेकिन सबको पता था कि ऐसा होता है। और वो बोलते थे, लोकल नेता ऐसे बोलते थे, यार आधे पेट आधे भूखे रखो, नहीं तो झंडा कौन पकड़ेगा। तो they actually extrapolated that thing into Bengal's policies for the last 15 years. Same thing. कहीं पे भी कोई डेवलपमेंट का काम, कोई पावर प्लांट होगा, कोई ट्रांसमिशन लाइन बैठेगा, कुछ होगा, पहले लोगों को वहां पे ऐसे कर दो कि कोई करने नहीं देगा। लोकल डिस्प्यूट्स करवा दो, एजिटेशन करवा दो, इतना बोल दो कि अरे ये ट्रांसमिशन ले जाएगा तो इम्पोर्टेंट हो जाओगे। एक है, कुछ लोग है जो इम्पोर्टेंसी के नाम पे चिढ़ जाते हैं, तो आ जाते हैं डंडा लेके। तो ये अशोकनगर वाला इशू जो है ना, 240 मिलियन बैरल इज द इनिशियल एस्टिमेट ऑफ अशोकनगर। फिर उसके साथ है 1 लाख क्यूबिक मीटर ऑफ गैस पर डे, तो 15 लाख करोड़। मान लीजिए कि आप, अच्छा, कहीं पे अगर गैस डिस्कवरी होता है तो आप फिर क्या करते हो, या फिर ऑयल डिस्कवरी होता है, आप उस पूरे इलाके के साथ साथ इर्द गिर्द के पूरे जगह जो है ना उसको सर्वे में लगा देते हो कि अशोकनगर के कुछ एरिया में अगर आपको ऑयल मिला है तो मान लीजिए एक 50 किलोमीटर दायरे में यू गो फॉर डीपर एक्सप्लोरेशन, डीपर सर्वे। और क्योंकि हो सकता है कि ऐसा तो नहीं होता कि एक जगह थोड़ा ही तेल मिलेगा, वो इट हैज इट्स ओन लेयर्ड, एक चैनल होता है, एक आर्किटेक्चर होता है। एज इट इज कहा जाता है कि बे ऑफ बंगाल इज फ्लोटिंग ऑन ऑयल। तो बे ऑफ बंगाल की जो बेसिन है और उसके जो कोस्टल रीजन्स होंगे, उसमें इस बार भी जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक बहुत बड़ा एक्सप्लोरेशन ड्राइव शुरू हो रहा है, उसका एक बहुत बड़ा फोकस बे ऑफ बंगाल रीजन में ही है। कृष्णा गोदावरी से शुरू करके पूर्णिया एक जगह है, वहां से दैट एंटायर बेल्ट, द होल कोस्टल बेल्ट ऑफ बे ऑफ बंगाल इज अंडर रेडार फॉर एक्सप्लोरेशन, अभी सेंट्रल गवर्नमेंट का जो है। तो ये होने नहीं दिया था। अब इमेजिन, इनफैक्ट नॉट जस्ट दिस, मैं आपको 2-3 और उदाहरण दे रहा हूं। इंडिया में जो 2 बेल्ट है जहां पे सबसे ज्यादा, बंगाल में जो 2 बेल्ट है जहां सबसे ज्यादा कोल माइनिंग होता है, वो रानीगंज बेल्ट है और एक बीरभूम में है। लेकिन बंगाल का जो कोल रिजर्व है उससे काफी ज्यादा है। नया कोल प्लांट्स आप शुरू कर सकते थे, उसमें भी आपको लैंड एक्वायर करना पड़ेगा, प्रॉब्लम है।
फिर उसके बाद देयर आर टू थिंग्स यहाँ पे, आई डोंट वांट टू डाइग्रेस, लेकिन चाहे वो इथेनॉल प्रोडक्शन हो या कोल बेड मिथेन हो या कोल गैसिफिकेशन हो, इसका बहुत पोटेंशियल है। इथेनॉल लेके, क्योंकि इंडिया बंगाल में बहुत बड़े तादाद में चावल का उत्पादन होता है, यू कैन एक्चुअली डाइवर्ट पार्ट ऑफ दैट ग्रेन फॉर ग्रेन बेस्ड इथेनॉल, किया नहीं गया। सो ये जो ऑयल वाला आप देख रहे हो, दिस इज नॉट वन थिंग, ये पूरे एनर्जी सेक्टर या कोई भी इंडस्ट्री में कहीं पे भी किसी ने कोई प्रपोजल लाया कि कुछ करना है, नहीं। इथेनॉल लेके ऐसा था कि लोगों ने बोला एक मीटिंग में कि इथेनॉल का कोई लगाना चाहता है, थोड़ा सा गवर्नमेंट का सपोर्ट मिल जाए तो इसका बहुत बड़ा पोटेंशियल है, तुरंत रिप्लाई आ जाता था। मतलब हम लोगों ने टीवी में लाइव देखा, नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, ये सब नहीं, अभी पैसा नहीं है, ये सब मत करना है, खुद करने दो। लेकिन कहीं पे कोई अगर फैक्ट्री लगाता है, एक मिनिमम इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है, इनिशियल लेवल में कुछ सपोर्ट की जरूरत होती है, तब जाके वो बाद में वायबल होता है। जितना पैसा उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र बनाया है ना, कर्नाटका बनाया है थ्रू इथेनॉल प्रोडक्शन, उतना ही पोटेंशियल वेस्ट बंगाल का है, लेकिन कुछ नहीं हुआ, एक ठेंगा नहीं हुआ। हालांकि इट हैज वन ऑफ द बिगेस्ट ग्रेन प्रोडक्शन फैसिलिटीज इन द कंट्री, राइस को लेकर, खास करके राइस। तो सिमिलरली अगर ऑयल की बात करें, 240 मिलियन बैरल पर से, कोई कह सकता है कि 240 मिलियन बैरल उतना नहीं है, लेकिन तो अगर आपके 240 मिलियन बैरल इज इक्विवेलेंट टू 175 बिलियन डॉलर जो एक साल में इंडिया इंपोर्ट करता है, तो देश के लिए 175 बिलियन डॉलर की बचत होगी, जो 15 लाख करोड़ है। और 15 लाख करोड़ नहीं तो कम से कम 10 लाख करोड़ फायदा होता वेस्ट बंगाल को, जो कि होने नहीं दिया गया। एंड दैट इज ओनली इन वन प्लेस। इमेजिन ऐसे कितने सारे इलाका है, क्योंकि ओएनजीसी ने फिर क्या शुरू किया था कि अशोकनगर में जब ये निकला, सो दे स्टार्टेड एक्सप्लोरेशन इन सम ऑफ द एडजेसेंट एरियाज, चाहे वो बारुईपुर हो, नदिया डिस्ट्रिक्ट में कुछ और जगह हो, बट रुकावटें, तोलाबाजी, इंडस्ट्रियल कोई पॉलिसी नहीं है, गवर्नमेंट का कोई सपोर्ट नहीं है, तुम अपना करो, लोकल प्रॉब्लम है खुद डिस्प्यूट सॉल्व करो, हमें कोई लेना देना नहीं है, हम नहीं कर रहे। एंड जनरली दे डोंट वांट इट टू हैपन। वहां दो चार प्रोमोटिंग कर देंगे, 2-3 साल में बिल्डिंग बन जाएगा, लोकल नेता ज्यादा पैसा कमाएगा, ये काय तेल वेल लेके क्या होगा, ये मानसिकता थी। सो बेसिकली वेस्ट बंगाल का जो इंडस्ट्रियल पोटेंशियल है, एनर्जी पोटेंशियल है, काफी ज्यादा है। मैं तो ये, आई एम नॉट सरप्राइज्ड बाय द अशोकनगर इंसिडेंट, ये बहुत साल से हम लोगों को पता था। आई एम जस्ट वंडरिंग ऐसे कितने अशोकनगर होंगे बंगाल में जो कभी एक्सप्लोर ही नहीं किया गया। ऐसे कितने अशोकनगर की तरह ऑयल फील्ड्स होंगे, कोल फील्ड्स होंगे, या और कोई क्रिटिकल मिनरल्स का फील्ड्स होगा जिसका कोई कुछ नहीं है। आप हैरान हो जाओगे सुन के, पिछले सरकार के एक पॉलिसी, मतलब दीज आर द थिंग्स, आई कांट कोट कि किसी ने एग्जैक्टली कहा है, बट दीज आर द थिंग्स आई हैव हर्ड फ्रॉम सर्टेन इंडस्ट्रियलिस्ट। बोला गया कि ये हाईवे वाईवे मत करो, ये हाईवे और फ्लाईओवर, ये सब रास्ता वास्ता बनाकर कोई इलेक्शन नहीं जीतता है, मत बनाओ ना। मान लीजिए अगर अशोकनगर में आपको कुछ बना, अशोकनगर या उन जगह पे ना कनेक्टिविटी माइट बी अ लिटिल प्रॉब्लमेटिक, तो अगर ओएनजीसी को वहां पे कुछ बनाना, आप सोचिए वाई अशोकनगर इज सो इंपॉर्टेंट। अशोकनगर से बहुत दूर नहीं है हल्दिया पेट्रोकेमिकल्स, हल्दिया का जो पेट्रोकेमिकल फैसिलिटी है इंडियन ऑयल का, इट्स नॉट वेरी फार फ्रॉम, मतलब हल्दिया इज नॉट एंटायरली ओन्ड बाय इंडियन ऑयल, हल्दिया पेट्रोकेमिकल्स, बट उनका स्टेक है, कुछ और भी फैसिलिटी इंडियन ऑयल का है। अब अशोकनगर के तेल लेके आपको गुजरात नहीं जाना पड़ेगा, तब तो ये गर्ग चटर्जी बोल देता कि आउटसाइडर ऑयल है। आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा, यू हैव अ पेट्रोकेमिकल, यू हैव अ रिफाइनरी राइट नियर टू, बिसाइड एट दैट, अशोकनगर के एक्सट्रैक्ट करके यू जस्ट नीड टू टेक टू हल्दिया। जिस हल्दिया में ऑयल रिफाइन करने के लिए पता नहीं कहां से ले आना पड़ता है, और आपके बगल में तेल था जिसको आप रिफाइन कर सकते थे, आपने किया ही नहीं। इसे फायदा किसको, क्या किया आपने, 1,500 ये भाता वो भाता, ये करते रहे। सो आई थिंक अगर ये होता है ना, इट विल बी रियली रियली गुड, क्योंकि जब अगर आप वहां पे कोई, अगर आपके फैसिलिटी तैयार हो जाता है फॉर एक्सट्रैक्शन, और उसमें जाहिर है अभी जो सिचुएशन है, सेंट्रल गवर्नमेंट विल हैव टू इंटरवीन, सेंट्रल गवर्नमेंट का ही ऑर्गेनाइजेशंस कर रहे हैं, एंड आई थिंक इफ इट वर्क्स आउट, तो फिर ओएनजीसी विल हैव द फैसिलिटी कि और भी एक्सप्लोर करे, और एक्सप्लोर करने से मुझे लगता है ये 240 मिलियन बैरल जो है,
इसका एक्चुअल पोटेंशियल हो सकता है कि 1 बिलियन बैरल हो जाए अगर सही तरह से वो एक्सप्लोर किया जाए। बट एक्सप्लोरेशन इज द की। आपको एक साइड से मिला, क्या आपने उस 50-60-100 किलोमीटर के दायरे में पूरा एक्सप्लोर किया है? आपको मिला ही नहीं चांस। जो इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट स्टेट से होता है, बिना उससे कैसे होगा? नहीं होगा। सो दिस इज द बेसिक स्टोरी। बैक टू यू। For me, the shocking part is that, you know, इतना सब कुछ है, this would have really benefited the Bangladesh, the entire ecosystem, यार. Forget bloody anything else. यार बंगाल के अंदर भी अगर आप देखो, इतना सारा अगर आपको चीजें मिलती हैं, ठीक है, what will it give you? It will give you more money. It would have given you more money to, I mean, if I was TMC, it would have given you more money to steal also. Now, for me, it is delusional that this wasn't done. मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा. नो, See, दिस इज अ जी, सॉरी। आप भैया ठीक है, you want to all make money and steal and everything like that. The easiest way to do it is bloody get more projects in. Right or wrong? दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि बंगाल के ये कम्युनिस्टों की तरह टाइम से जो शुरू हुआ और बाद में इन लोगों ने बहुत ज्यादा कर दिया ये चीज को, कि लोगों को अंडर प्रिविलेज रखो, लोगों को नाराज रखो, और नाराज रखने के बाद बोलो जितना भी तुम्हारे प्रॉब्लम है उसके लिए सेंटर जिम्मेदार है, इंडिया जिम्मेदार है, बंगाल को डिप्राइव किया जा रहा है। कम्युनिस्टों ने हमेशा बोला है, अभी भी ये चलता है, बंगाल को डिप्राइव कर रहा है, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तुम्हारे जितने प्रॉब्लम है उसके लिए दिल्ली जिम्मेदार है। फिर उसके बाद उसके हाथ में 1000 रुपए दे दो, तो जो गरीब है जिसके पास कुछ नहीं है उसको 1000 रुपए देने से क्या होगा? वो रात भर लाइन खड़े होके फॉर्म फिलअप किया, वो 1000 रुपए लेके वो खुश है। दीदी आप बहुत अच्छा इंसान हो, भले हो, महान हो। यही है, यही द क्रास पॉलिटिक्स ऑफ दिस प्लेस, क्रास। दैट्स व्हाई ऐसे कि इस देश, इस राज्य में 50 साल से जंगल राज है, 50 साल। कम्युनिस्टों के 34 इयर्स वाज टोटल जंगल राज व्हेन इट कम्स। आपको पता है यहाँ पे इंडस्ट्रियलिस्टों को सड़क में खड़ा होकर मारा गया था। देयर इज अ स्टोरी दैट वी कैन डू सम अदर डे। इट्स नॉट जस्ट मारी झापी। कम्युनिस्टों ने सड़क पे खड़ा होकर वन मेजर फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट को पैंट उतार दिया था, एंड दैट इंडस्ट्रियलिस्ट उनके सारे फैक्ट्री यहां से बंद करके चले गए यहां से। इसीलिए आई कीप ऑन सेइंग कि बीजेपी शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ, क्योंकि अगर कम्युनिस्ट वापस ऑपोजिशन प्लेस में आ जाता है ना तो बर्बाद करके रख देगा। सरकार बन भगवान ना करे कभी ये हुआ तो तब तो बैक टू ब्लैक ओल्ड डेज, ब्लैक डेज ऑफ बंगाल। लेकिन ऑपोजिशन में भी अगर वो मेन ऑपोजिशन पार्टी हो गया, बर्बाद करके रख देगा। उनकी मानसिकता ऐसी। बट दिस इज तृणमूल रैन विद द कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी लिटरली। क्या होगा इंडस्ट्री करके तेल निकाल के? हाँ, वहां पे एक काम करो तो वो एक रात में कैटल स्मगलिंग करने से पैसा मिल जाएगा। प्रमोटिंग कर दो, 400 बिल्डिंग खड़ा कर दो, पैसा मिल जाएगा। कोल स्मगलिंग कर दो, तुरंत पैसा आ जाएगा। सब तेल वेल से क्या होगा? दिस इज द आइडियोलॉजी एंड यू गॉट टू चेंज दैट। इट इज नॉट इजी, क्योंकि यहां कैसे होता है आई हैव सीन, और ये नेशनल फिनोमेना बन रहा है जिसके ऊपर मुझे पता नहीं हाउ डू यू फाइंड अ सोल्यूशन टू दैट। लोगों ने अपनी जमीन बेच दी कोई फैक्ट्री को, इंडस्ट्री को, पैसा खा दिया, मतलब पैसा आया है। आई हैव सीन, मैंने ऐसे लोगों को देखा है ना जिनको जो मतलब डेली वेजर का काम करता था, जमीन बेचा, 1 करोड़ मिला, 2 साल में 1 करोड़ खत्म कर दिया। फिर उसके बाद जहां जमीन बेचा जिसको, उनके पास सब जाके नारा लगाने लगी और पैसा दो, वो कॉम्पेंसेशन एडिक्वेट नहीं था। फिर कोई नेता आ जाता है उनको सपोर्ट करने के लिए, कॉम्पेंसेशन ज्यादा नहीं दोगे तो जमीन नहीं देने देंगे। ये होता है। सो यहाँ पे फैक्ट्री मतलब ऑयल डिस्कवरी, फिर उसके बाद ऑयल प्रोसेसिंग होगा, हल्दिया जाएगा, कनेक्टिविटी एंड इंटीग्रेटेड पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स जो हमारे है हल्दिया में, उसको बेनिफिट होगा। फिर उससे एक नया शहर बनेगा, फिर लोग आएंगे, फिर इकोनॉमिक डेवलप होगा, फिर टर्शियरी सर्विस सेक्टर उससे बढ़ेगा, फिर नए नए टाउनशिप बनेंगे। इतने सोचने का टाइम कहाँ है भाई? अगला म्यूनिसिपल इलेक्शन के लिए सोचना है ना। So Bengal's biggest problem for the last 50 years has been strategic planning. It totally lacked it.
और जिनके पास थोड़ा बुद्धि था स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के लिए, या तो दे वर नॉट पॉलिटिकली इन्वॉल्व, या उनके पास बुद्धि था तो वो बाहर चले गए। मैं एक सेंटेंस कहना चाहता हूं, विवेक देबरॉय एंड संजीव सान्याल, बोथ आर बंगालीज। संजीव सान्याल की क्या वैल्यू है इन इंडिया ये सबको पता है। बंगाल में कितने लोग संजीव सान्याल को जानते हैं आप देखो, यू विल रियलाइज द बैंक्रप्सी ऑफ बंगाल। It is a political bankruptcy because of which intellectuals actually were driven out. It's like the so-called cultural revolution of China, जहां they went for purging जो होता है ना, जो भी इंटेलेक्चुअल उनको हटा दो। संजीव सान्याल जैसे इंसान को बंगाल में कितने लोग जानते हैं, लेकिन संजीव सान्याल को क्या वैल्यू है। आज भी कहीं खड़ा होकर संजीव सान्याल बात करे ना, सब चुपचाप सुनेंगे, बिकॉज ऑफ हिज he's a brilliant mind. And it's not that Sanjeev Sanyal is an exception. ऐसे हजारों आपको मिलेंगे बंगालीज who are doing very good for India. बंगाल में कदर नहीं है, बंगाल में कोई जानते ही नहीं। And that's why the economy got stagnated. So economy जो है ना, बंगाल की economy has become it has been dwarfed. ऐसा नहीं कि ग्रोथ नहीं हुआ, dwarfed हो गया पूरा, stagnant हो गया, stymied हो गया पूरा। So I think Ashok Nagar is just one example of many such. इसका कभी जेन्युइन हो सकता है, कॉपर का हो सकता है, यहाँ पे आयरन ओर का हो सकता है, यहाँ पे माइका का हो, या फिर और लिथियम का हो, क्रिटिकल मिनरल्स को कितने सारे होंगे। आप सोचिए ना, ये पूरा बेल्ट है जो पहले बंगाल प्रेसिडेंसी हुआ करता था। अब बंगाल प्रेसिडेंसी से कुछ लोगों को ये ना सोचे कि उड़ीसा का अलग से लेगेसी नहीं है। उड़ीसा इज अ वेरी रिच, उनकी अलग लेगेसी है, कलिंगा लेगेसी इज ह्यूज, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। जो बंगाल प्रेसिडेंसी ब्रिटिश टाइम में था, जो था बिहार, बंगाल एंड उड़ीसा, आपके बिहार इज मिनरल रिच, खास करके झारखंड जो अभी है मिनरल रिच, उड़ीसा इज मिनरल रिच, वेस्ट बंगाल इज मिनरल रिच, कोल, आयरन ओर। लेकिन जहां पे आपको कोल मिलता है, आयरन ओर मिलता है ना, तो उसके साथ साथ आपको बहुत सारे एसोसिएटेड मिनरल्स मिलता है। अभी क्या हुआ, एक जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पॉलिसी, जो आपके एग्जिस्टिंग कोल माइंस है वहां पे यू हैव स्टार्टेड एक्सट्रैक्टिंग और लुकिंग फॉर क्रिटिकल मिनरल्स, क्योंकि रेयर अर्थ मिनरल्स वहीं पे होता है। जहां बंगाल में क्या हुआ इसके ऊपर, मतलब बंगाल में क्या हुआ, मतलब पिछले अगला 6 महीने में इसके बारे में जो ममता बनर्जी थी, इसके बारे में कोई सोचा? लेट्स स्टार्ट एक्सप्लोरिंग द एग्जिस्टिंग कोल माइंस। यहाँ पे बहुत सारे कोल माइंस ऐसे हैं जो हो गया, मतलब बंद हो गया, बट हैव दे स्टार्टेड डूइंग समथिंग ऑन दैट? नहीं। सो अनफॉर्चुनेट सिचुएशन आई थिंक फॉर दिस गवर्नमेंट जो अभी आया है। पोटेंशियल बहुत है, बट यू गॉट टू गेट थिंग्स डन। अगर होता है तो इट कैन चेंज द प्रोस्पेक्ट ऑफ बंगाल ट्रेमेंडसली, इट विल हेल्प द कंट्री आल्सो। बैक टू यू। थैंक्स भाई फॉर दैट। सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड होप दैट ईच एंड एवरी बंगाली बाबू इज डिगिंग फॉर ऑयल इन हिज बैकयार्ड। कस्सी लो, शुरू हो जाओ यार, ऐसा मत बोलो फिर वो डेंजर हो जाएगा। Just joking, but you know, if there is oil and if there are resources, यार we need to take it out, उसका कोई सवाल नहीं है। And if you know, in today's geopolitical, आज का जो oil का geopolitics चल रहा है, उसके अंदर even अगर आपके पास थोड़ा बहुत आप increase कर पाते हो within your borders, it's going to be very big। और अभी वैसे भी 2-4 दिन पहले मैंने कवर किया था 2027 का जो अभी बजट्स और ये सब है, उसके अंदर 100 ऑयल वेल्स का डिगिंग का अप्रूवल्स है ऑलरेडी। So the work is already started. It's budgeted in the 27 year, but this is where एक बोलते हैं ना, गोली स्पीड में काम करना पड़ेगा। So please like, subscribe and share this with your friends and families, and of course अगर आप support करना चाहें इस चैनल को, please check out the description। मिलते हैं थोड़ी देर में एक और अपडेट के साथ, तब तक नमस्कार।